99 नंबर श्लोक में पित्तज प्रदर में विरेचन, पेज नंबर 855, पित्तज प्रदर में विरेचन। तो पित्तज प्रदर में विरेचन कराने वाले महातिक्त घृत पिलाना चाहिए। महातिक्त घृत को आपने हाईलाइट किया, महातिक्त घृत। नेक्स्ट उसके बाद है 101 नंबर श्लोक में 101, हेडिंग है अरजस्का योनि में क्या विशेष चिकित्सा करते हैं। तो हिंदी की थर्ड लाइन में हाईलाइट करना आप, जीवनीय वर्ग की औषधियों से सिद्ध करके दूध पिलाना है पेशेंट को। फिर नेक्स्ट है 103, 103 नंबर श्लोक की फर्स्ट लाइन को हाईलाइट करना, गो पित्ते मत्स्य पित्ते वा क्षोमम त्रिसप्त भावितम। त्रिसप्त का मतलब यानी 3 into 7, तो 21 बार भावना देनी है। किससे? गोपित्ते मत्स्य पित्ते वा, जो गोपित्त है या मत्स्य पित्त है उससे क्या करना है आपने, जो कपड़ा है उसको 21 बार भावना देनी है और उसका धारण करना है। किसमें? अचरणा योनि में, ऐसा बोला गया। तो ये चीजें जैसे वर्ती संशोधनी हिता या वराह पित्त से संशोधनी वर्ती देते हैं तो वो हम कफज में देते हैं। फिर गोपित्त या मत्स्य पित्त से अचरणा में देते हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखना है आपने। उसके बाद आता है हमारा 108 नंबर श्लोक में 108, इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने हाईलाइट किया, शल्य की जिंगनी। इतना दो ये ड्रग्स हैं, इनको याद रखना है आपने, शल्य की और जिंगनी। फिर आगे जम्बू और जम्बू है, धव है, त्वक, पंचवल्कल है, इनका क्या, कषाय साधितम हाईलाइट करना, कषाय साधितम स्नेह पिचु। यानी इन ड्रग्स को आपने लिया, तेल में उनको सिद्ध कर लिया, फिर उसमें क्या करना है, योनि पिचु आपने धारण करना है। किसमें? स्याद विप्लुतापह, यानी विप्लुता योनि को नष्ट करने वाला होता है। आचार्य चरक ने उसको एक्सप्लेन नहीं किया नाम से विप्लुता है क्या, लेकिन ट्रीटमेंट में नाम आया है विप्लुता योनि में, ऐसा करें आप। तो विप्लुता योनि होती क्या है, सुश्रुत ने बताया, देखिए विमर्श की सेकंड लाइन में, विमर्श की सेकंड लाइन लास्ट में, विप्लुता नित्य वेदनम हाईलाइट किया आपने, नित्य किसी को वेदना हो रही है योनि में, दैट इज विप्लुता। तो विप्लुता में शल्य की, जिंगनी या पंचवल्कल आदि जो है उनसे स्नेह सिद्ध करके आपने वो जो स्नेह है उसका योनि में क्या करना है, पिचु धारण करना है। नेक्स्ट उसके बाद आता है 112 नंबर श्लोक में 112, यहाँ पे हाईलाइट करना, वसाहा ऋक्ष वराहणाम। वसा ऋक्ष वराहणाम, जो ऋक्ष है यानी भालू है या वराह सुअर होता है जो, उसकी वसा को क्या करना है आपने, घृतम च मधुरे श्रितम, या तो ये या फिर मधुर द्रव्य से जो है वो सिद्ध किया हुआ जो घृत है वो क्या करना है, पुरित्वा महायोनि। महायोनि अगर किसी को है तो उसमें क्या करना है, पुरित्वा, जो वेजाइना है, योनि है, उनको इस घृत से या ऐसे वसा से पूर्ण कर देना है, ठीक है, ताकि बाहर ना आए वो, फिर उसको बाहर से बंधन कर देना है, ऐसा। तो वसाहा ऋक्ष वराह हाईलाइट किया आपने, महायोनि में आया है। फिर उसके बाद है हमारे 115 नंबर श्लोक में, यहाँ पे बोला गया, न ही वातादृते योनि नारीणाम संप्रदुष्यति। तो वातादृते आपने हाईलाइट किया, शमित्वा तम अनस्य कुर्याद दोषस्य भैषजम, मतलब बोला जाता है कि स्त्रियों की योनि है जो बिना वायु के दूषित नहीं होती। यह जब भी योनि रोग होंगे उनको वात की तो प्रधानता होती ही है, इसलिए न ही वातादृते शमित्वा तम अनस्य, इसलिए वात दोष को शांत कर लेने के बाद अन्य की चिकित्सा करनी चाहिए। तो वात को थोड़ा ध्यान में रख के थोड़ा ज्यादा कंसीडर करके चिकित्सा करनी है आपने, क्योंकि आप देखोगे जो योनि व्यापद हैं हमारे, उनमें क्या है, मोस्टली जो 11 है वो तो हमने बताया आपको शुद्ध वातिक ही है, उनमें तो वात ही है। फिर जो कर्णनी है, उपप्लुता है, इनमें भी वात तो है ही है ना, वात जैसे कुछ वात पित्तज हैं, कुछ वात कफज हैं, वात दोष तो इन्वॉल्वमेंट है ही है। सिर्फ 3 ऐसे हैं जिनमें पित्त है, एक ऐसा है जो कफ है, त्रिदोषज में फिर से वात आ गया। तो ये 3-4 योनि व्यापद हैं जिनमें वात नहीं है, बाकी मोस्टली क्या वात की वजह से होते हैं। तो वात को ध्यान में रख के ट्रीटमेंट करना है आपने। नेक्स्ट फिर यहाँ पे प्रदर की चिकित्सा ऐसे स्टार्ट हो गई। इसमें आप देखना 124 नंबर श्लोक, 124 नंबर श्लोक में देखिए क्या लिखा है, दुर्गंधा नाम हाईलाइट किया आपने,
यानी योनि से अगर दुर्गंध आ रही है तो कषाया स्यात् तोव्र का हाईलाइट किया। तोव्र कल्क एव वा, तुव्रक के क्वाथ से प्रक्षालन करना है या इसके कल्क का योनि में धारण करना है अगर दुर्गंधित योनि है, तो ये आपने हाईलाइट किया तुव्रक को। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा 130 नंबर श्लोक। 130 नंबर श्लोक में देखिए आप सेकेंड लाइन में, 130 नंबर श्लोक सेकेंड लाइन में चिकित्सितम च कात्स्य नरेन क्लेब्यम यत् चतुर्विधम हाईलाइट किया। क्लेब्य 4 प्रकार का आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। फिर राइट पेज पे हमारी 139 की हेडिंग है शुक्र के 8 दोष हाईलाइट किया आपने, पता होने चाहिए आपको ये है क्या। फेनिलम तनु रुक्षम विवर्णम पूति पिच्छलम अन्य धातु संश्लिष्टम अवसादी तथा अष्टमम। जैसे ये भी दोष तो ऐसे वो नहीं किए, जो फेनिल तनु और रुक्ष है इसके ऊपर आप लिख लेना तीनों को ज्वाइन करके वात। वात की वजह से होता है जो शुक्र है वो फेनिल या तनु हो जाएगा या रुक्ष हो जाएगा। फिर हमारा आता है विवर्णम और पूती, यानी अलग अलग कलर डिस्कलरेशन होगी और पूती यानी स्मेल आएगी, तो वो होता है पित्त दोष की वजह से। विवर्णर और पूती के ऊपर आपने लिखा पित्त। फिर आता है पिच्छिल, पिच्छिल के ऊपर आपने लिखा कफ। कफ ठीक है, ये दोषानुसार आपको याद रखना है। फेनिल तनु रुक्षम तो वातज है, विवर्णम पूति पित्त है और पिच्छिल कफ। अन्य धातु संश्लिष्टम, अन्य धातु संश्लिष्टम मीन्स रक्त मिश्रित आ गया, दूसरी धातु कोई और है उसमें ऐसा। फिर अवसादी होगा। तो ये 8 प्रकार के क्या बोले हैं, शुक्र के दोष बोले गए हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा 145 नंबर श्लोक में। 145 यहाँ पे शुद्ध जो शुक्र है उसका लक्षण बोला गया। स्निग्धम घनम पिच्छिलम च मधुरम च अविदाही च शुद्ध रेत शुद्ध विजानियात श्वेत स्फटिक सन्निभ आपने हाईलाइट किया। श्वेत वर्ण का और स्फटिक जो होता है उसके समान होगा, वो शुद्ध शुक्र बोला गया है। इसमें विमर्श की थर्ड लाइन में देखिए, ये आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी लिखा गया है, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए यहाँ पे। स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च हाईलाइट किया। जो गंध बताई है शुक्र की वो कैसी बताई है, मधुगंधी च। शुक्रम एचिति केचितु तेल क्षौद्र निभम तथा हाईलाइट किया आपने। उन्होंने बोला स्फटिकाभ है, द्रव है, स्निग्ध है, मधुर है, मधु की गंध आती है, ये शुक्र के लक्षण है शुद्ध के। केचितु कुछ लोग ये भी मानते हैं तेल क्षौद्र निभम तथा, कि वो तेल या क्षौद्र के जैसा होता है शुक्र दिखने में ऐसा। तो ये आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। 147 इसको हिंदी में देखेंगे हम, शुक्र दोष नाशक चिकित्सा। तो इन शुक्र दोषों को नाश करने के लिए क्या करना है, सेकंड लाइन में देखना, वाजीकरण प्रयोग से रक्तपित्त नाशक योग और योनि व्यापद रोग को दूर करने के लिए जो योग आप देते हो वो शुक्र दोष नाशक के लिए भी देने, तो रक्तपित्त नाशक और योनि व्यापद दूर करने के लिए। फिर 148 में देखना क्या बोला, घृतम च जीवनियम च च्यवनप्राशम एव च गिरिजस्य प्रयोगः रेतो दोषान पोहति हाईलाइट किया आपने। रेतो दोष यानी शुक्र के दोषों को दूर करने के लिए क्या करना है आपने, जीवनीय घृत देना है। पहली आपकी क्या, हिंदी में आप हाईलाइट कर सकते हैं इसको और उसके ऊपर नंबरिंग लिख लेना है। जैसे जीवनीय घृत के ऊपर आपने लिखा 1, दूसरा योग क्या बोला, च्यवनप्राश, तीसरा गिरिज से, गिरिज मतलब शिलाजितु को बोला, तो शिलाजितु का प्रयोग करना चाहिए। फिर दोषानुसार देखिए शुक्र की चिकित्सा बताइए शुक्र दोषों की, तो वायु से अगर दूषित है तो आपने बस्ती का प्रयोग कराना है। 149 और 150 में बोल रहे हैं, यदि वायु से शुक्र दूषित हो निर्हु अनुवासन बस्ती, पित्त से दूषित हो तो अभ्याम्ल की रसायन, और कफ से दूषित हो तो आपको पिप्पली रसायन है, आम्ल की है, लोह रसायन त्रिफला, इनका प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया 154 नंबर श्लोक में, 154 यहाँ पे बताया गया क्लैब्य जो होता है वो कौन कौन सा है, बीज ध्वजोपघाताभ्याम, बीज दोष की वजह से या ध्वज के उपघात की वजह से, जरा जरावस्था की वजह से, और शुक्र संशयाद शुक्र के क्षय होने की वजह से, ये 4 प्रकार का क्लैब्य बोला गया है। ठीक है,
नेक्स्ट फिर इनको एक एक को एक्सप्लेन किया गया कि बीजोपघात से कैसे, ध्वजोपघात से कैसे। एक बार आप आइए, नेक्स्ट पेज है जो 864 पे, 864 नंबर श्लोक है जो, उसमें देखना ये नीचे जो है लिखा है ना, एक सबसे पहले तो हेडिंग इस पेज पे ध्वजोपघात नपुंसकता के कारण, फिर इसके लक्षण लिखे गए हैं क्या होगा ध्वजोपघात के लक्षण। उसमें सबसे लास्ट लाइन को हाईलाइट करना, एतम पंचविधम केचित ध्वजभंग प्रचक्षते। 5 प्रकार का ध्वजभंग बोला इन्होंने, हाईलाइट करना। आचार्य चरक हैं जो, उन्होंने जो क्लैब्य है उसके 4 भेद बोले हैं, फिर उसमें भी जो ध्वजोपघात जन्य क्लैब्य है वो भी क्या 5 प्रकार का बोला है। ठीक है, वो भी मतलब हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वातज है, पित्तज है, कफज है, रक्तज है और सन्निपातज होता है। राइट पेज पे देखिए आप 177 नंबर श्लोक, ये जराजन्य जो क्लैब्य है उसके लिए बोला 177 में, जगन्य मध्य प्रवरम वयस त्रिविधम उच्यते। वय की 3 अवस्थाएं होती है, जगन्य, मध्यम और प्रवर। तो प्राय ये जो अ, अति प्रवयसा प्रवर जो आयु है उसमें मेनली शुक्र का क्षय होता है। ठीक है, क्योंकि जो चाइल्ड वाली स्टेज है उसमें तो अभी शुक्र की ढंग से उत्पत्ति ही नहीं हुई है, यानी जैसे बोलते हैं ना यथा मुकुल पुष्पस्य, जैसे पुष्प की जो कली होती है गंध तो है अंदर लेकिन व्यक्त नहीं होती वो, इसी तरीके से जो बच्चे हैं उनमें शुक्र धातु है लेकिन व्यक्त नहीं होता, वो जब युवा अवस्था आती है तब उनमें व्यक्त होगा। तो युवा अवस्था में तो है ही है शुक्र। फिर जरा जन्य का मतलब क्या है, जो जरा की वजह से हो रहा है, यानी एजिंग प्रोसेस की वजह से जब शुक्र का क्षय होता है, दैट इज जरा जन्य जो क्लैब्यता है। नेक्स्ट है हमारा, आप आइए 181 नंबर श्लोक में, 181, चतुर्थम क्षयज श्रेणु। अब शुक्र के क्षय की वजह से जो नपुंसकता हो रही है, अतीव चिंतना चैव आपने हाईलाइट किया, बहुत ज्यादा चिंता करना, या और भी मानसिक कारण ऐसे बताए गए हैं जिनकी वजह से क्या होगा, जो शुक्र है उसका क्षय होता है। आप देखिए 188 नंबर श्लोक में, इंपॉर्टेंट है इसमें, केचित क्लैब्य तु असाध्य द्वे हाईलाइट किया आपने। जो क्लैब्यता है इनमें जो 2 हैं वो क्या होती है, असाध्य। कौन सी, ध्वज भंग क्षय उद्भवे, यानी ध्वज भंग की वजह से और शुक्र के क्षय की वजह से जो नपुंसकता हो रही है या क्लैब्यता हो रही है वो असाध्य बोली, हाईलाइट किया आपने इसको। फिर नेक्स्ट देखिए राइट पेज पे हमारा 192 नंबर श्लोक, 192 लास्ट वर्ड को हाईलाइट करना, क्षीण क्षतम हितम च, हाईलाइट किया आपने इसको। चिकित्सा मतलब आपको कैसे करनी है, जो क्षीण क्षत है उसमें जो भी औषधियां बताई, शत क्षीण में और क्षत भी बोल सकते हैं, उसमें जो जो मेडिसिन बताई हैं उनका प्रयोग करना है आपको नपुंसकता में, या क्लैब्यता राइट वर्ड है ज्यादा। नेक्स्ट देखिए आप 201 नंबर श्लोक में, यहाँ पे ध्वज भंग के लिए अलग से क्या बोला, अनुवासम तद कुर्यात अथवा स्थापनम पुनः व्रणवच्च क्रिया हाईलाइट किया आपने। व्रण में जो उपचार आप करते हो, व्रण की तरह सारे ट्रीटमेंट करने चाहिए, किसमें, ध्वज भंग जन्य जो नपुंसकता है उसमें। तो अनुवासन बस्ती देना, निरूह बस्ती देना, ये सब तो है ही है। व्रणवच्च क्रिया को आपने हाईलाइट किया, व्रणवच्च क्रिया। फिर नेक्स्ट है 203 नंबर श्लोक में, 203 नंबर श्लोक, इसमें हिंदी में हम देखेंगे क्या बोला, वृद्धावस्था जन्य या क्षय जन्य नपुंसकता में क्षीर सर्पी वृश्य योग और यापना बस्ती हाईलाइट कर लेना, यापना बस्ती का प्रयोग करना बताया है। नेक्स्ट है हमारा 209 नंबर श्लोक में, 209 नंबर श्लोक में आपने हाईलाइट किया, रज प्रदीर्यते यस्मात् प्रदरस्तेन सस्मृतः। ठीक है, पहले निदान बताए, अगर स्त्री अत्यधिक लवण, अम्ल, गुरु, कटु, विदाही ये सब अन्न सेवन करती है तो वायु प्रकोपित हो जाएगी। फिर रजो वह जो शिराएं उनमें आश्रित होकर रज को बढ़ा देगी। तो रज क्या होता है, अपनी जो स्वाभाविक
मात्रा है या प्रवृत्ति है उससे ज्यादा आता है, उसको असरिग्दर हम बोलते हैं या प्रदर भी बोल सकते हैं। तो प्रदर के लिए क्या बोला, रज प्रदीर्यते, रज जिसमें क्या होता है प्रदीर्यते, फूट फूट कर ऐसे आता है, तो उसको क्या प्रदर नाम दिया है। तो प्रदर जो होता है, पेज हमारा होता है 4 प्रकार का। आप देखिए पेज नंबर 869 पे सबसे पहले हिंदी की लाइन में हाईलाइट करना, प्रदर के 4 प्रकार, वातज है, पित्तज है और कफज होता है। अब हम इनके एक एक लक्षण है जो वात पित्त कफ की इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 212 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन को हाईलाइट करना आप। 212 नंबर श्लोक सेकंड लाइन को आपने हाईलाइट किया, किंशुकोदक संकाशम सरुजम व अथ नीरुजम। किंशुक बोलते हैं हम पलाश को, तो पलाश के जल के समान, जैसे अगर पलाश को आप वॉश करो उसके फूल को, तो जो पानी जैसा बनता है वैसा श्राव होगा। तो किंशुकोदक संकाशम सरुजम यानी विद पेन भी हो सकता है और विदाउट पेन भी। तो ये वातज प्रदर का लक्षण बोला, हाईलाइट किया आपने। यहीं पे आप लिखना माधव निदान। माधव निदान क्या बोलते हैं वातज प्रदर के लिए, एरो करके लिखा, पिशितोदक आभम श्राव। पिशितोदक यानी मांस का जो जल होता है उसके जैसी आभा वाला श्राव होगा। नेक्स्ट है हमारा 215 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन को हाईलाइट करना, 215 सेकंड लाइन, नितांत रक्तम स्रवति मुहुर मुहुर अर्तिर्मतः। मतलब नितांत रक्तम स्रवति, मतलब कॉन्टिन्यूअसली क्या होगा, श्राव होता रहता है रक्त का। कैसा, मुहुर मुहुर तथा आरती, और मुहुर मतलब बार बार ऐसे श्राव होगा रक्त का, और विद पेन होता है। तो नितांत रक्तम श्रवति, ये आगे कलर बोले हैं, स नीलम पीतम उष्णम, इस तरीके का जो अत्यंत लाल वर्ण का रक्त है वो वेदना के साथ बार बार मुहुर मुहुर आता रहता है पेशेंट को, तो वो पित्तज प्रदर है। माधव निदान के अकॉर्डिंग आप लिखना पित्तज प्रदर में, पीत नील असित वर्ण श्राव, पीत नील अशित वर्ण श्राव। चरक वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया कफज प्रदर में, देखिए आप 218 नंबर श्लोक में, 218 नंबर श्लोक में क्या बोला, पिछलम पांडु वर्ण को हाईलाइट किया, पांडु वर्ण का श्राव होता है, तो वो कफज प्रदर में है। माधव निदान के अकॉर्डिंग लिखना कफज प्रदर में वो क्या बोलते हैं, पुलाक तोय प्रतिमम श्रावम, पुलाक तोय प्रतिमम श्रावम, ऐसा माधव निदान बोलते हैं। फिर यहाँ पे बोला 223 नंबर श्लोक सेकंड लाइन में क्या बोला, सृजति अपत्य मार्गेण सर्पी मज वसोपमम, हाईलाइट किया आपने। अपत्य मार्ग से यानी थ्रू वेजाइना कैसा श्राव होता है इसमें, सर्पी मज्जा या फिर वसा के जैसा। तो त्रिदोषज प्रदर का ये लक्षण बोला है। उत्तराखंड पीजी में आया हुआ है ये क्वेश्चन, त्रिदोषज प्रदर का, ये सर्पी मज्जा वसोपम श्राव किसमें, तो त्रिदोषज प्रदर में बोला। माधव निदान के अकॉर्डिंग आप लिखना यहीं पे, शौद्र सर्पी, शौद्र सर्पी हरताल वर्णम, क्षौद्र सर्पी हरताल वर्णम मज्ज प्रकाशम कुणप श्राव, मज्ज प्रकाशम यानी मज्जा जो होती है उसके जैसा, तो मज्ज प्रकाशम कुणप श्राव, कुणप श्राव। 224 में यहाँ पे क्या बताया गया, हाईलाइट करना, शश्वतः श्रव्यति यथा श्रावम तृष्णा दाह ज्वरान्विता, फर्स्ट लाइन को हाईलाइट किया। मतलब कॉन्टिन्यूअस अगर श्राव हो रहा है, पेशेंट को तृष्णा दाह ज्वर ये लक्षण आ रहे हैं, तो वो प्रदर असाध्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये प्रदर की तो इन्होंने बात कर दी, लेकिन शुद्ध आर्तव का लक्षण अब आचार्य चरक बता रहे हैं। पहले उसकी एबनॉर्मेलिटीज बता दी कि किसको आप एबनॉर्मल कहोगे, नॉर्मल क्या है वो यहाँ पे बताया। 225 नंबर श्लोक में देखिए, माशान निच पिच दहा अर्ती, मास मास में क्या, निष्पिच दहा अर्ती यानी बिना पिछल नहीं होना चाहिए, चिपचिपापन या दहा या अर्ती नहीं है उसमें। पंच रात्रानुबंधी हाईलाइट किया, 5 रात्रि तक अनुबंध बना रहता है।
नैव अति बहु न अत्यल्पार्तम शुद्धम आदिशेत, यानी शुद्ध आर्तव जो होगा वो ना तो मात्रा में बहुत ज्यादा होगा ना बहुत कम होगा। और नेक्स्ट लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, गुंजा फल सवर्णम च पद्म अलक सन्निभम इंद्र गोप संकाशम आर्तम शुद्धम आदिशेत। वैसे हम क्या ये 226 नंबर वाली लाइन याद करते हैं ना, यूजी में भी किए हैं, शुद्ध आर्तव का लक्षण ऐसे। तो लेकिन ये फर्स्ट लाइन भी इसी के लिए बोलेगी, तो क्या बोला है इसमें, पंचरात्रानुबंधी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। आप यहाँ पे लिखिए आर्तव श्राव, चाहो तो पेज के टॉप पर लिख देना आर्तव श्राव। सुश्रुत और वाग्वट के अकॉर्डिंग लिखना 3 days। सुश्रुत और वाग्वट के अकॉर्डिंग आपने लिखा 3 days। फिर लिखिए हारित 7 days। हारित ने क्या बोला है, जो शुद्ध आर्तव है यानी आर्तव श्राव है वो कितना 7 दिन तक होता है। मॉडर्न में क्या बोलते हैं 3 to 5 days। 3 to 5 days। और चरक ने तो यहाँ पे क्या पंचरात्रानुबंधी के लिए बोला। नेक्स्ट है हमारा 228 नंबर श्लोक में रक्त पित्त, इसमें हाईलाइट करना रक्त अतिसारिणाम, ये वर्ड हाईलाइट किया, रक्त अतिसारिणाम यथा शोणित पित्ती नाम हाईलाइट किया, और रक्त अर्शसाम च। असृग्दर जो होता है या प्रदर है उसमें क्या आपने रक्त अतिसार में जो ट्रीटमेंट करते हैं, रक्त पित्त में जो ट्रीटमेंट कर रहे हो, और रक्त अर्श में जो ट्रीटमेंट करना है वो प्रदर में भी करना चाहिए। ठीक है, हाईलाइट किया है। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे स्तन्य रोग दोष है, जो स्तन्य रोग उनके बारे में कहा गया। 237 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है। 237 इसमें हाईलाइट करना वैरस्यम फेन संघातो रोक्षम चेत अनिलात्मक, यानी वात की वजह से क्या स्तन्य में वैरसता, फेन संघात या रुक्षता आती है। हाईलाइट किया इतना। फिर पित्ते व्यवर्णम दुर्गंध, पित्त की वजह से विवर्णता और दुर्गंधता होती है। और स्नेहे पिच्छिल गौरवम कफाद भवती, कफ की वजह से स्नेहे पिच्छिल या गौरवता आती है। तो ये स्तन्य के 8 दोष बोले। नेक्स्ट पेज पे आइए आप। अब इन इन दोष से युक्त अगर स्तन्य का पान अगर बच्चा करता है तो उससे क्या क्या होगा वो बताया गया। 239 में देखिए क्या लिखा है। 239 नंबर श्लोक में वीरसम वात संसृष्टम, यानी वात के संसर्ग से अगर जो दुग्ध है यानी स्तन्य है वो वीरस हो जाए फिर क्या होगा, कृषि भवती तद पीबन हाईलाइट किया, जो बच्चा उसको पिएगा वो क्या हो जाएगा, कृषि भवती। और नैच अस्य स्वदते क्षीरन कृच्छेण च वर्धते हाईलाइट किया, बालक कठिनता से बड़ा होता है, यानी ग्रोथ नहीं होती बच्चे की। क्यों, वीरस है उसमें, कोई रस है ही नहीं, टेस्ट ही नहीं है, तो बच्चा पिएगा नहीं उसको ढंग से, पिएगा नहीं तो फिर वो कमजोर होगा, कमजोर होगा तो बढ़ेगा नहीं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कृषि भवती और कृच्छेण च वर्धते, ये वीरस की वजह से हुआ है। नेक्स्ट है हमारा फेन संघात के लिए क्या बोला, 240 है जो 240 नंबर श्लोक का लास्ट वर्ड हाईलाइट करना कृच्छाद प्रवर्तते। फेन युक्त किसको बोलोगे आप, किस स्तन्य को, जो कृच्छता से प्रवृत्त होता है, मतलब बाहर ही नहीं निकल पाता वो स्तन्य। अगर ऐसे स्तन्य को बच्चा पान करे तो होगा क्या उसको, 241 में बताया तेन क्षाम स्वरो आपने हाईलाइट किया, क्षाम स्वरो। फिर बद विण मूत्र मारुत हाईलाइट किया, उस बच्चे का जो मूत्र है, मल है, अपान वायु वो रुक जाती है। सिर रोगम व पीनसम हाईलाइट किया, शीर्ष रोगम, सिरो रोग होते हैं या पीनस होता है उस पेशेंट को, उस बच्चे को हाईलाइट किया आपने। ये शाम स्वरो वाला जामनगर में 2013, मतलब जब अलग अलग एग्जाम होते थे सभी इंस्टीट्यूट्स के अलग अलग, तो उसमें आया था ये शाम स्वरो, कौन से दुग्ध का पान करने की वजह से, फेन संघात। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा रुक्षता के लिए क्या बोला, 242 का लास्ट वर्ड हाईलाइट कर लेना, रोक्षाद बल ह्रास प्रजायते, जो बालक है उसके बल की हानि होती है, बल कम होने लगता है उसका, अगर जब वो रुक्ष स्तन्य अगर वो पान करता है। तो ये तीनों वीरस में क्या बोला, कृषि भवती और कृच्छेण च वर्धते। फेन संघात के लिए क्या बोला, क्षाम स्वरो विद विण मूत्र मारुत है, और शिरो रोग और पीनस होता है। रुक्षता के लिए बोला बल ह्रास प्रजायते। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे विवर्ण दुग्ध अगर पान करता है तो क्या होगा, 244 उसको हिंदी में ही जस्ट हम देखेंगे। विवर्ण दूध को, वैसे तो बच्चा है जो
पीना पसंद करता ही नहीं है, यदि पीता भी है तो उसका शरीर भी विवर्ण हो जाता है और उसको पसीना यानी स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है पेशेंट को, हमेशा प्यास लगती रहती है, मल पतला आएगा और बालक का शरीर हमेशा उष्ण रहेगा, पित्त वाले सारे लक्षण हैं। नेक्स्ट देखिए 245 नंबर श्लोक, सेकेंड लाइन को हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पांडु आमय तद पीबेत कामला च भवेत शिशु, दुर्गंध युक्त अगर, इंपॉर्टेंट है ये पांडु और कामला वाला, दुर्गंध युक्त अगर स्तन्य का सेवन करता है कोई बालक तो उसको पांडु और कामला हो जाता है, हाईलाइट किया आपने पांडु और कामला। नेक्स्ट है राइट पेज पे हमारा 247 में क्या बोला, छर्दनम कुंथनम तेन, हाईलाइट किया। पेशेंट क्या करता है, वमन करता है, कुंथन मीन्स क्या करेगा, स्ट्रेनिंग करेगा, डेफिकेट करते हुए स्ट्रेन करेगा, ललालू जायते शिशु, और मुख से लार निकलती रहेगी उसकी। और नेक्स्ट लाइन में श्वास कास परितस्तु प्रत्येक प्रसेकह तमकान्विता, हाईलाइट किया आपने, श्वास काश युक्त हो जाएगा, प्रसेक होगा और तमक श्वास हो जाएगी। तो ये किसके हैं, अति स्निग्ध अगर दूध पान करता है बच्चा उसकी वजह से, सारी कफज व्याधियां हैं देखिए, श्वास है, काश हो रहा है, मुख से प्रसेक हो रहा है या तमक श्वास इस तरीके से, तो मतलब ये समझ लेना आप, या वॉमिटिंग हो रही है, वो सब क्या है, अति स्निग्ध की वजह से। नेक्स्ट है पिच्छिल में, देखिए क्या बोला, 248 के नीचे एक लाइन लिखी है, हाईलाइट करना, लालू शून वक्त्र अक्षी जड़, हाईलाइट किया आपने, लालू मुख से लार आएगी, पिच्छिल में भी क्या होता है, मुख से लार आएगी बच्चे के, शून वक्त्र अक्षी, मुख और नेत्र में क्या शून यानी स्वेलिंग होगी, और जड़ बच्चा जड़ हो जाएगा चेतना रहित, तो कौन सा दुग्ध, पिच्छिल स्तन्य के पान से होगा। फिर है 249 में, 249 के नीचे वाली लाइन में देखना, करोति गुरु तत् पीत्वा बालो हृदय रोगम इच्छति, हाईलाइट किया। अगर गुरु दुग्ध का पान अगर बच्चा करेगा तो उससे क्या, हृदय रोग हो जाते हैं। तो आपको इसमें से क्या, जैसे ऐसे पूछेंगे, शीर्ष रोगम व पीनसम, या पीनस रोग कौन से दुग्ध की उत्पत्ति की वजह से होगा, मतलब कौन से स्तन्यपान की वजह से होगा बालक में, या छर्दनम कुंथस तेन किस में आएगा, कृच्छेण च वर्धते, या पांडु या कामला कौन से दुग्धपान की वजह से होगा, तो वो आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा 264 नंबर श्लोक में देखिए आप, यहाँ में बोला पंचकोलादि लेप बोला है ना, तो पंचकोलादि जो ये लेप हेडिंग है इसको हाईलाइट करके ऊपर की ओर एरो कर देना, वीरस दूध की चिकित्सा, अगर स्तन्य है जो वीरस हो जाए तो उसके लिए पंचकोलादि लेप बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा 269 में क्या बोला, षड विरेका औषधियों स्तन्य शोधने, रुक्ष क्षीर अगर हो जाए उसका ट्रीटमेंट बताया, बाकी जो स्तन्य शोधन औषधियां हैं उनका प्रयोग कराने को बोला है इसमें। फिर राइट पेज पे 278 पे बताया गया तक्रारिष्ट का प्रयोग, तो अर्श में किया था हमने तक्रारिष्ट का, तो यहाँ पे भी धात्री को वो पिलाने को बोला गया है। फिर है हमारा बाल रोग प्रकरण 282 में क्या बोला, दोष दुष्या मलाश्च एवं महता व्याधिश्च ये त एव सर्वे बालाना मात्रा तु अल्पत्रा मता, मीन्स जो दोष जो आप क्या करते हो, जो युवावस्था में या वृद्ध अवस्था में जो भी शरीर में दोष दुष्य मल या रोग या जो भी ट्रीटमेंट आप दे रहे थे वो सारे आपने बालकों में भी करने हैं, लेकिन मात्रा तो अल्पतरा मता, लेकिन बच्चों में मात्रा बहुत अल्प होती है औषधियों की, या आप मान लो चिकित्सा भी अगर आप करोगे तो मेडिसिन जो यूज करोगे वो भी कम मात्रा में होती है, दोष भी कम मात्रा में प्रकोपित होते हैं, दुष्य भी मल भी, इस तरीके से तो हर चीज मात्रा में अल्प होगी। नेक्स्ट देखना 285 नंबर श्लोक को हाईलाइट कर लीजिए आप, मधुराणी कषायाणी क्षीरवंती मृदुनी च प्रयोजेत भिषक बाले मतिमान अप्रमादता, यानी बुद्धिमान चिकित्सक को क्या चाहिए, प्रमाद रहित होकर बिना किसी डाउट के, कोई मोह ना होके उनको क्या, जो मधुर औषधियों का क्वाथ है उनमें दूध मिलाकर मृदु बनाकर ऐसा बच्चों को देना चाहिए। 286 में देखिए क्या बोला, त्याज्य द्रव्य क्या है बच्चों के लिए, अत्यर्थ स्निग्धम, ज्यादा स्निग्ध,
रुक्ष हो, ज्यादा रुक्ष या ज्यादा उष्ण या अम्ल कटु विपाकी जो भी ड्रग्स हैं वो नहीं देनी। गुरु च औषध पानम, गुरु अन्न पान सॉरी औषध है वो नहीं देना। ये बच्चों में गर्हित बताए हैं। फिर राइट पेज पे देखना 288 नंबर श्लोक में, 288 नंबर श्लोक सेकंड लाइन को हाईलाइट करना। स्थानम एतत् तद्धि तंत्रस्य रहस्यम परमम उत्तमम। चरक संहिता का ये जो स्थान है, मतलब चिकित्सा स्थान को क्या बोला गया, उत्तम रहस्य बोला गया। ये आपको लाइन लिख के देंगे और बोलेंगे किस स्थान के लिए ऐसा कहा गया है, तो इसके ऊपर ही लिख लीजिए चिकित्सा स्थान। स्थानम एतत् तद्धि तंत्रस्य रहस्यम परमम उत्तमम। यहाँ पे फिर देखना 290 जो ये श्लोक है ना 289 और 290, इसके नीचे मतलब इसमें बताया गया है कि जो चरक संहिता है उसका प्रतिसंस्कार जो चरक है वो उन्होंने किया, संपूरक है दृढ़बल। तो कल्प और सिद्धि स्थान और चिकित्सा के 17 चैप्टर उन्होंने कंप्लीट किए। तो कौन से हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए यहाँ पे आप देखना विमर्श की 4th लाइन में, विमर्श की 4th लाइन में देखना आप, चक्रपाणी ने यह बताया कि रसायन वाजीकरण ज्वर रक्तपित्त गुल्म प्रमेह कुष्ठ राज्यक्षमा, यानी फर्स्ट जो 8 चैप्टर्स हैं 1 से लेके 8 तक वो। फिर अर्श अतिसार, विसर्प मदात्य, द्विवर्णीय को काट दीजिए, यहाँ पे लिखना विष, दो तो अ वाले अर्श अतिसार, दो व वाले विष और विसर्प और एक मदात्य। ये और पहले जो 8 चैप्टर्स हैं वो क्या है, वो चरक ने प्रतिसंस्कार उनका किया, तो वो चरक द्वारा लिखे गए हैं, मतलब प्रतिसंस्कार उनका है। और बाकी के जो 17 बच गए, इन 13 को छोड़ के जो 17 बच गए, और सिद्धि और कल्प स्थान है जो वो क्या है दृढ़बल ने पूरा किया, तो संपूरक इनके वो है। तो आपको पता होना चाहिए चरक वाले चैप्टर्स कौन से हैं, 1 से 8 प्लस में अर्श अतिसार विसर्प विष और मदात्य। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा, इसमें देखिए 296 में काल का सम्यक योग ऐसे करके लिखा है ना हेडिंग, उसमें देखना सेकंड लाइन हिंदी लास्ट में, सेकंड लाइन लास्ट में क्या बोला गया है, दिन की उपेक्षा दिन के पूर्वाह्न में वमन कराना चाहिए। 297 नंबर श्लोक में यहाँ पे काल बताए गए हैं कि औषध सेवन काल क्या है। रोग विक्षो यथा प्रातः निर अन्नो बलवान पिबेत, हाईलाइट किया आपने। रोगी की उपेक्षा से क्या काल बताए कि जो बलवान रोगी है अगर आपका, तो वो क्या करे, प्रातः काल औषध का सेवन करे। प्रातः निर अन्नो, बिना अन्न खाए प्रातः काल औषध का सेवन करे। लघु पथ्य अन्न युक्ते आद्य तू दुर्बल, अगर दुर्बल रोगी है वो लघु पथ्य अन्न है जो उसमें मिलाकर औषध का सेवन करे। तो दो तो ये बता दिए, औषध के जो औषध सेवन काल हैं वो आचार्य चरक ने कितने बोले हैं हमारे, 10। तो उनमें पहले दो कौन से हो गए, अगर रोगी की उपेक्षा रखते हैं पहले दो, अगर रोगी बलवान है तो उसको प्रातः निर अन्न दो, और अगर दुर्बल है तब उसको लघु पथ्य अन्न में मिलाकर दो। फिर 298 में हाईलाइट करना, और बाकी के 8 कौन से हैं, भेषज कालो भुक्तादो, बाकी क्या है भुक्तादो, खाना खाने से पहले, फिर मध्य, पश्चात, और फिर मुहुर मुहुर, बार बार, सामुद्ग भक्त संयुक्तम ग्रास ग्रसांतरे दश। तो ये 10 औषध सेवन काल बताए गए हैं। श्लोक को आप लर्न भी कर सकते हैं ये। फिर ये तो बिल्कुल सिंपल है, पूछा जाए औषध सेवन काल कितने हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया ना 299 में, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपाने विगुणे पूर्वो, हाईलाइट किया आपने। अब ये कब कब ऐसे सेवन करना है, ये काल तो बता दिए, लेकिन किस दृष्टि में, कैसी व्याधि में आप कब उसको औषध दोगे वो कैसे डिसाइड करना है। यहाँ पे बोला अपाने विगुणे पूर्वो, हाईलाइट किया आपने। अपान वायु की अगर विगुणता है तो पूर्वो हाईलाइट किया, भोजन से पूर्व देना चाहिए, इतना हाईलाइट किया। फिर सामान्य मध्य भोजनम, अगर समान वायु की दृष्टि है तो मध्य भोजनम, मध्य भोजनम। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला व्याने तू प्रातः अशिते,
हाईलाइट करना। व्यान वायु की अगर दृष्टि है तो प्रातः, मतलब सुबह के टाइम पे मेडिसिन लेनी चाहिए। सुबह के टाइम पे भी कब? सुबह का जब खाना खा लिया उसके बाद। अपाने में क्या था? पाने विगुणे पूर्वो, खाना खाने से पहले अपान वायु की दृष्टि में, खाने के बीच में समान वायु, और व्यान वायु का क्या है? सुबह का खाना खाने के बाद। तो प्रातः भोजनोत्तर मतलब है इसका। तो व्याने तु प्रात्यशिते। फिर है उदाने भोजनोत्तरम। उदान में भोजन के बाद। भोजन के बाद कौन सा भोजन है? ये सायंकाल के भोजन की बात कर रहे हैं उदान वायु की दृष्टि में, तो ठीक है। तो उदान वायु में जहाँ पे उदाने भोजनोत्तरम लिखा है वहां पे ऊपर लिखना सायंकाल के भोजन के बाद, ठीक है। नेक्स्ट में देखना, वायु प्राणे प्रदुष्टे तु ग्रास ग्रासांतर मिश्यते, हाईलाइट किया। अगर प्राण वायु की दृष्टि है तो ग्रास या ग्रासांतर फॉर्म में लेना है आपको। और फिर श्वास काश पिपासाशु, अगर श्वास है पेशेंट को, काश है और पिपाशा है, तो अवचार्यन मुहुर मुहुर, बार बार आप देते हो। श्वास का तो वेग बार बार आएगा ना, खांसी भी बार बार हो रही है पेशेंट को, प्यास बार बार लग रही है, तो बार बार इसको औषध देंगे। फिर सामुद्गम हिक्की ने देम, हाईलाइट किया आपने। सामुद्गम हिक्की ने देम, अगर हिक्का से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उसको सामुद्ग रूप में प्रयोग करानी चाहिए। कैसे? मतलब लघु अन्न के साथ, या फिर भोजन के पूर्व और अंत में। मतलब खाना आपने खाया उसकी स्टार्टिंग में भी और एंड में भी देते हो, या फिर अन्न में मिलाकर देते हो वो। लघुना अन्न संयुतम स भोज्य तु औषधम भोज्य विचित्र अरुचो हितम। अरुचि में क्या करना है आपने? भोजन विचित्र, यानी देखने में अच्छा हुआ आहार द्रव्य, विचित्र अलग अलग तरीके के ड्रग्स ऐसे आप दे सकते हो अगर अरुचि हो तो। इम्पोर्टेंट है ये तीनों लाइनें श्लोक की। अपाने विगुणे पूर्वो, समाने मध्य भोजनम, व्याने तु प्रातः अशिते, उदाने भोजनोत्तरम, वायु प्राणे प्रदुष्टे तु ग्रास ग्रासांतरम इष्यते, श्वास कास पिपाशा तु अवचारेण मुहुर्मुहुः, सामुद्गम हिक्किने देयम। ये फ्रेजेस याद करना, सामुद्गे हिक्किने देम, अपाने विगुणे पूर्व, तो गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 302 नंबर श्लोक में, सॉरी हाँ 302 में क्या बोला है? ज्वरे पेया कषायाश्च क्षीर सर्पी विरेचनम, हाईलाइट किया आपने। ज्वर में पेया, कषाय, क्षीर, सर्पी और विरेचन, षढ़े षढ़े देयम, 6 दिन पे देना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग के जैसे 6 डे आपने पेय दी, फिर छठे दिन के बाद से कषाय, फिर उसके बाद से दूध, फिर घृत, फिर सर्पी और फिर लास्ट में विरेचन देना चाहिए। ये सीक्वेंस आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, तो याद रखना है आपने ये। उसके बाद हमारा राइट पेज पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे 309 नंबर श्लोक। यहाँ पे दोषों के नॉर्मल काल बताए गए हैं, कब वो प्रकोपित होते हैं। तो आपको पता है, वसंत अगर आ रही है तो कफज विकार होंगे, शरद में पित्तज होंगे, वर्षा में वातिक विकार, और दिन और रात में कैसे, मतलब दिन की अगर शुरुआत है और रात्रि की भी शुरुआत है तो कफ बढ़ता है। दिन का मध्य है, मतलब दोपहर हो रही है या अर्धरात्रि है तो पित्त बढ़ा हुआ होता है। और फिर दिन का जब एंड हो रहा है और रात्रि का एंड हो रहा है फिर वो बात है। और इसी तरीके से आयु में भी एज के अकॉर्डिंग, शुरू की जो एज है यानी बाल्यावस्था में कफ है, फिर युवावस्था में पित्त और वृद्धावस्था में वात की वृद्धि होती है। तो इसी तरीके से खाने के टाइम पे भी आपको पता है, खाना खाते ही कफ बढ़ता है, फिर जब डाइजेशन हो रहा है तब पित्त बढ़ता है, और डाइजेशन हो जाता है जब कंप्लीट तब वात की वृद्धि होती है। तो वो इतना दोबारा से उसको करने की जरूरत नहीं है। 317 नंबर श्लोक में आइए आप, 317। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे बोला, जो पूर्वी मनुष्य वो मछली को खाना उनके सात्म्य है, ठीक है। कौन से? मत्स्य सात्म्य प्राच्य, प्राची दिशा में जो रह रहे हैं मनुष्य वो क्या है? मत्स्य खाना उनके लिए अच्छा है, ठीक है। फिर क्षीर सात्म्य सैंधवा, सिंधु देश के जो लोग हैं उनके लिए दूध सात्म्य होता है। यहाँ पे बोला अश्मक अश्मक अवंती तू तेल अम्ल साथ में उच्चते, यानी अश्मक या अवंती देश के मनुष्य को तेल या अम्ल साथ में होता है। तो सैंधवा वाला आपने हाईलाइट किया, क्षीर साथ में। सैंधव सिंधु देशवासियों को दूध साथ में है। प्राची पूर्व दिशा वालों को क्या है? मछली, मत्स्य साथ में है।
फिर नेक्स्ट लाइन में 318 में क्या बोला, कंद मूल फलम साथ में विद्यात मल्यवासिना, मलय पर्वत पे जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए कंद मूल फल ये सब साथ में है। साथ में दक्षिणतः पेया, जो दक्षिण साउथ वाले हैं उनके लिए क्या, पेया साथ में है। मंथ च उत्तर पश्चिम में, उत्तर दिशा और पश्चिम वालों के लिए मंथ साथ में है। नेक्स्ट 319 नंबर में बोला मध्य देशे भवेत साथ में यव गोधूम रसा, गोरसा, यव गेहूं और गोरस यानी दूध, ये मध्य देश वालों को साथ में है, ऐसा बोला गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 326 326 नंबर श्लोक में आइए। 326 नंबर श्लोक में क्या बोला, 10विध परीक्षा अवश्य बोली गई। आपको दोष, औषध, देश, काल, साथ में अग्नि, सत्व, ओक, वय, बल, इनकी जो है वो परीक्षा जरूर कर लेनी चाहिए। फिर यह 337 पे हाईलाइट करना, आप ये श्लोक लिखा हुआ है, रेफरेंस लिख लीजिए इसके आगे। निवृत्ते अपि पुनः व्याधि स्वल्पेन आयति हेतुना, मतलब व्याधि मुक्त के बाद भी चिकित्सा की आपको ट्रीटमेंट होती है। अगर आपने क्या, जैसे कि निवृत्त व्याधि है, व्याधि से कोई निवृत्त हो गया, जैसे किसी को अगर ज्वर हुआ था और अभी अभी ठीक हुआ है वो, और उसने अल्प हेतु ही सेवन किए, तो दोबारा से वो व्याधि आ जाती है। तो इसलिए कुछ टाइम तक आपको उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे क्या है, कोविड की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो अगर किसी को एक बार कोविड हो गया तो ऐसा नहीं है उसको दोबारा नहीं होगा, हो गया है। अगर वो हेतुओं का त्याग कर देता है, जो भी हेतु है, मतलब कि हाइजीन अच्छा रखता है, सैनिटाइजेशन अच्छे से रखता है, मास्क लगा के रखता है, तो नहीं होगा। अल्प हेतुओं का भी उसने सेवन किया, उसकी बॉडी अब क्या है, थोड़ी वीक हो गई है ना व्याधि से ग्रसित होने के बाद, तो इम्यूनिटी कम होने की वजह से उसको दोबारा से इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसा बोला गया। नेक्स्ट उसके बाद है यहाँ पे 329 329 में पथ्य का महत्व यहाँ पे बोला गया। आप पथ्य के महत्व के लिए यहाँ पे देखना, राइट पेज पे 887 नंबर जो पेज है ना, उस पे ये विमर्श लिखा हुआ है। विमर्श के नीचे से 4th लाइन देखना, विमर्श के नीचे से 4th लाइन, पथ्ये असति गदार्तस्य किम औषध निषेवणे, पथ्ये सति गदार्तस्य किम औषध निषेवणे। ये लॉलिम राज हैं जो वैदिक जीवन ग्रंथ से लिया गया है। इसमें क्या बोला गया, पथ्य असति गदार्तस्य किम औषध निषेवणे, जैसे कि औषध अगर सेवन किसी ने की, अगर वो पथ्य का सेवन नहीं कर रहा है, मतलब मेडिसिन ले रहा है लेकिन पथ्य सेवन नहीं कर रहा, तब उस मेडिसिन का कोई बेनिफिट नहीं। और अगर कोई पथ्य सेवन कर रहा है तब उसको मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है, ऐसा बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है यहाँ पे देखना 334 334 नंबर श्लोक में, यहाँ पे तत्र श्लोका करके, हमने बोला था आपको तत्र श्लोका करके उस पूरे चैप्टर में जो पढ़ा है वो बिल्कुल शॉर्ट में करके दिया होता है। तो विंशति योनि व्यापत पढ़े, शुक्र दोष पढ़े हैं 8, क्लैब्य पढ़ा है 4 प्रकार का, प्रदर पढ़ा है 4 प्रकार का, क्षीर के दोष पढ़े हैं 8 प्रकार के, कौन से होंगे। और फिर जो है वो देखा है कि ये दशविध परीक्षा क्या है, किस चीज तरीके से आपको परीक्षा करनी है। नेक्स्ट है 340 नंबर श्लोक में, 340 नंबर श्लोक की सेकेंड लाइन को हाईलाइट करके रेफरेंस लिख लीजिए आप। सम्यक ज्ञान के महत्व के लिए बोला गया है कि यो ही सम्यक न जानाति शास्त्रम शास्त्र अर्थमेव च, जो शास्त्र के या शास्त्र के अर्थ को अच्छे से नहीं जानता, न कुर्यात सक्रिया, वो चिकित्सा नहीं कर सकता। मतलब जैसे आयुर्वेद शास्त्र को उसने देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, पढ़ लिया है तो बस उसके मतलब ऐसे पढ़ के निकल गए, लेकिन उसके अर्थ को नहीं समझा, तो वो चिकित्सा नहीं कर सकता। क्यों, चित्रमेव अचक्षुर इव चित्रकृत, ये आपने हाईलाइट करके रेफरेंस लिखा। जैसे एक नेत्रहीन व्यक्ति को अचक्षुर इव, किसी की आंखों की रोशनी नहीं है और उसको आप बोलो कि आप चित्र बना दो, कोई भी ऐसा आपने बोला कि इसका चित्र बना दो, और वो अंधा है व्यक्ति, तो वो कैसे चित्र बनाएगा। उसी तरीके से अगर आपको शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं हुआ तो आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो सम्यक ज्ञान के महत्व के लिए ये वर्ड आया है, चित्रम अचक्षुर इव चित्रकृत, आपने हाईलाइट किया, रेफरेंस लिखा यहाँ पे। तो ये हमारा 30 नंबर जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।